Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 10th, chapter 10th, light, reflection and refraction, part 1. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this chapter we will study about the phenomena of reflection and refraction of light. जहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि it light propagates in a straight line. By this we can understand some optical phenomena in nature. और फिर हम पढ़ेंगे reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situation. But in this part, particularly in part 1, we are going to cover about the reflection of light, जिसमें होगा two laws of reflection and about the spherical mirrors. जैसे two types of होता है, concave mirror, convex mirror. And we will discuss about different terms like what is center of curvature, what is radius of curvature, what is pole, what is principal axis and what is aperture. Okay, let's start the chapter then. We see a variety of objects in the world. जैसे हम संसार में क्या देखते हैं, बहुत से प्रकार के हमारे वस्तुएं देखते हैं. तो फिर हमको लगता है हम ये कैसे देख पाते हैं, हमको लगता है कि we have eyes and we can see it. But if I will take you to one dark room, can you see anything? Perhaps you cannot see anything. Now you can understand how things are visible to us. तो ये things हमको visible कैसे होता है? देखो, during daytime the sunlight helps us to see objects. Daytime में sunlight होता है. We don't need to switch on light to see a things. Then actually what happens? इसका phenomena क्या है कि an object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. Daylight में sunlight गिरता है किसी वस्तु के ऊपर और उसी वस्तु रिफ्लेक्ट करता है लाइट. जिस रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारी आई कैच कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तभी जाकर किसी वस्तु हमको विजिबल होता है, हम किसी चीज देख पाते हैं. और किसी चीज को ट्रांसपेरेंट थिंग के थ्रू हम देख पाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट ट्रांसमिटेड होके जाता है. तो फिर इसी हिसाब से वो थिंग्स हमें ट्रांसपेरेंट हो तो उसके थ्रू आर पार हमें नजर आता है. तो ऐसे ही बहुत सारे कॉमन वंडरफुल फेनोमेना है जो कि लाइट से एसोसिएटेड हुए. तो फिर जैसे हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे फेनोमेना है. ये सब तो हम देखे हैं, हमारे चारों ओर घटित होता है और हमें बहुत मजा आता है. बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट by which we will explore how the above things happen. So it's very interesting. Okay, by observing the common optical phenomena around us, we may conclude that कि लाइट हम छोटे दिनों से जानते हैं. क्लास 7th 8th में भी हम पढ़े हैं लाइट के चैप्टर में कि लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. बट इन फैक्ट दैट ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फिर पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज इंडिकेटेड एज ए रे ऑफ लाइट. तो फिर वस्तु का हमारे शेडो भी होता है. तो फिर चलिए देख लेते हैं ये इस टेबल में क्या कहता है. इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, यानी कि पाथ ऑफ लाइट में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर क्या होता है? लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट. क्या उसके पीछे हमको पूरा काला दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. हमको उसका पीछे भी वस्तुएं नजर आती है. लाइट के रास्ते में एक चीज आ जाए तो ऐसा नहीं कि वो चीज के पीछे सारी चीज हमको काला दिखेगा, उसके पीछे भी हमको चीजें दिखेगा. क्यों दिखेगा? इट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो फिर ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज द लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन. तो फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना जाकर लाइट थोड़ा बेंडिंग हो जाता है, इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं. और इसे किसी वस्तु अगर रास्ते में आ जाए फिर भी उसका पीछे की ओर हमें दिखता है. तो इसी जगह हमारा जो पहले से जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ऑफ लाइट है, ये वाला फॉर्मूला हमारा फिल हो जाता है.
तो टू एक्सप्लेन फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट एज ए वेव। तो फिर ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, इसी जगह ये सोचा गया है कि लाइट इज थॉट एज ए वेव, इसको लाइट को एक वेव माना गया है, जिसके बारे में हमको हमारी हायर स्टडीज में और डिटेल में कहा जाएगा। अभी के लिए आप इतना जानिए, लाइट इज नाइदर ए वेव, अभी जो थ्योरी चल रहा है कि लाइट इज नाइदर ए वेव नॉर ए पार्टिकल, द न्यू थ्योरी रिकंसिल्स द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, यानी कि उसका वेव नेचर और पार्टिकल प्रॉपर्टी ये सब हमको लेकर चलना है, ये दोनों प्रॉपर्टी उसका एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे हमने बताया था, ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिससे हमारा ये माना जाएगा यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या क्या है, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ये रिफ्रैक्शन जो होता है हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये सारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये लॉ जो है काम को आता है। आइए पहले हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, आप ये देखे हैं, आप मिरर में जब आपका करंट चला जाता है, चारों ओर अंधेरा आ जाता है, कभी कभी आप टॉर्च लाइट लेके मिरर के सामने खड़े हुए होंगे, जलाए होंगे, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है देखे होंगे। तो क्या होता है, मिरर जो है एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, इसके ऊपर जितना लाइट गिरता है सबको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अपनी पिछले क्लास में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े हैं। कितने सारे लॉज है बोलो, देयर आर 2 लॉज अबाउट द रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हमारी नॉर्मल, ये हमारी मिरर सरफेस हुआ, ये हमारी नॉर्मल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। याद आया कुछ कुछ। और सेकंड लॉ होता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टिंग रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये है हमारा नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ये है सेकंड लॉ। नाउ इट्स क्लियर। तो दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जैसे हमारा स्पेरिकल सरफेसेस भी हुआ, ये सभी के लिए ये सारे लॉज एप्लीकेबल है। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो फिर प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो सारे आप जानते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, एक इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है। प्लेन मिरर में जो जब अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब जिसको आप हाथ में पकड़ नहीं पाएंगे, जो स्क्रीन में आप टच कर पाएंगे जिसका इमेज को, उसे कहते हैं रियल इमेज। और जिस इमेज को आप टच नहीं कर पाएंगे हाथ से, उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम जो प्लेन मिरर में देखते हैं वो इमेज होता है वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर इरेक्ट ना होता तो क्या होता, आपके सर नीचे की ओर होता और आपके पैर ऊपर की ओर होता। अब जान गए इरेक्ट क्या है। और जिसका साइज जो है, जो साइज आपके चेहरे का होता है वही साइज तो मिरर में दिखता है। तो फिर साइज ऑल्सो सेम एज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट है उसी का साइज प्लेन मिरर में वही आता है, वही सेम आता है, इरेक्ट आता है, वर्चुअल आता है। द इमेज फॉर्म इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर। और ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जब आप चेहरा देखते हैं, आप मिरर से जितना दूरी में है आपका इमेज मिरर के इतना पीछे की ओर से दिखता है ना। और इसीलिए और क्या होता है, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। अगर आप अपनी मांग लेफ्ट की ओर बनाए हैं तो मिरर में कैसे दिखता है, वो राइट की ओर दिखता है। तो फिर इसे कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज। जानते हो मिरर इमेज, अगर आपकी दाहिने हाथ वहां पर बाएं दिखेगा तो फिर ऐसा होता है हमारी नॉर्मल प्लेन मिरर में। आइए देखते हैं एक्टिविटी 10.1। हमने एक लार्ज शाइनिंग स्पून लिया और उसके थ्रू से अपनी फेस को देखा। वो उसका कर्व सरफेस जो है वो भी तो एक मिरर की तरह काम करता है। तो हमको एक मिरर दिखाई पड़ा। जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और ऑर्डर करते हो तो फिर आने में खाना जब देर लगता है, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी तो बड़े भी करते हैं,
कि स्पून को लेके आर पार उसके अंदर की ओर बाहर की ओर अपना चेहरा देखने लगते हैं, तो कभी छोटा दिखता है चेहरा, कभी बड़ा दिखता है। ऐसे हम अगर इसी स्पून को हमारी चेहरे के पास से देखेंगे तो चेहरा कुछ अलग दिखेगा, थोड़ा दूर हटाएंगे तो वो तो कुछ अलग दिखेगा। हम अगर स्पून को सामने की ओर पीछे की ओर करेंगे तो फिर इसमें भी अलग अलग दिखेगा। ये सारी से हमको पता चलेगा कि अगर कर्व सरफेस बाहर की ओर हो तो फिर क्या होगा, इनवर्ड हो तो क्या होगा, आउटवर्ड हो तो क्या होगा। देखो, कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। आप स्पून के जो सरफेस को मान लीजिए एक मिरर, क्योंकि आपका चेहरा दिख रहा है इसीलिए आप उसको मान सकते हैं मिरर। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। तो फिर ये द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे मिरर्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना हो, यानी कि एक ही सरफेस प्लेन सरफेस ना होकर स्फेरिकल हो, तो फिर इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे आप एक फुटबॉल लेंगे, उसके एक गोलाकार पैच को काट लेंगे, तो फिर गोलाकार पैच को अगर कंसिडर करेंगे तो फिर स्फीयर का एक पार्ट लेंगे तो फिर वो पार्ट कर्व ही तो होगा, वो तो आपको स्ट्रेट में नहीं मिलेगा। ऐसे ही है हमारी स्फेरिकल मिरर। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर्स इन सम डिटेल। तो ये स्फेरिकल मिरर जो है ये बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होता है, या तो कर्व्ड इनवर्ड होता है या फिर आउटवर्ड होता है। तो अगर ए स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इनवर्ड की ओर अंदर की ओर वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मैंने कहा ना, ये जो स्फेरिकल मिरर है दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो कि एक स्फीयर जैसे एक फुटबॉल का एक पार्ट है, तो फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड फेस किया है उसे हम कहेंगे कनकेव मिरर। यानी कि ये आपके चेहरा अगर इधर दिखता है तो फिर ठीक है, ये कनकेव मिरर ऐसे ही होगा, अंदर की ओर होगा। और द स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि इसे आउटवर्ड है, आपका चेहरा इधर दिखता है, आउटवर्ड है, तो फिर इसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर्स इज शोन इन फिगर 10.1। यू मे नोट इन दिस डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। तो फिर ये हो गया हमारा बैक ऑफ द मिरर, ये बैक हमने जैसे कहा था ये हो गया सामना, तो फिर ये हो गया हमारे कनकेव मिरर। देखिए, you may understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outward। अगर चेहरा इस तरफ दिख रहा है तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर तो दिया गया है, चलो उसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर क्योंकि आपका चेहरा दिखेगा इस तरफ, और ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, आपका चेहरा दिखेगा इस तरफ। तो फिर ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द फिनोमेना मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। चलिए कुछ इसमें टर्म्स आएंगे, अगर वो टर्म्स को हम नहीं समझेंगे तो इसके आगे आगे और भी कॉम्प्लेक्स मैटर आ रहे हैं लाइट के, वो हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली क्या बोल रहा है। तो फिर द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। ये हमारे यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है इसका बीचों बीच लगभग यहाँ आ जाएगा, ये हो गया द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये सरफेस के ऊपर ही रहता है। एंड द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय पी, इसे हम सूचित करेंगे पी से। आगे अगर पी कहा गया तो आपको पता होना चाहिए पोल के बारे में बोल रहा है। पोल कहाँ होता है? एट द सेंटर, ये मिरर के सेंटर में होता है, मिरर के सरफेस के ऊपर ही आप उसको पाएंगे। फिर आइए देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर है ये एक स्फीयर की एक पार्ट है। हमने कहा था स्फीयर, जैसे आप मान लीजिए एक फुटबॉल की एक पार्ट अगर हम लेंगे
छोटा सा पार्ट, तो फिर उसी फुटबॉल के सेंटर को हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वो अगर फुटबॉल अगर एक गोलाकार मिरर हो गया तो फिर फुटबॉल के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर कैपिटल सी से। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये फुटबॉल के जो पूरा भीतर में रहता है जो सेंटर, वो तो फुटबॉल का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये इट डजंट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, तो फिर इट नॉट ए पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो ऐसे है लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कनकेव मिरर ऐसा है और हमारा जो गोलाकार स्फीयर ऐसा है, तो फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा, यानी कि ये कनकेव मिरर के सामने आएगा। और अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो फिर कन्वेक्स मिरर मतलब ये गोलाकार सरफेस में हमको चेहरा इधर दिखेगा मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया। ये कन्वेक्स मिरर में ये हमारी पीछे की ओर आएगा, बिहाइंड द मिरर, कन्वेक्स मिरर विल गेट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए देख लेते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है। You may note that in figure 10.1 the radius of sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius। जिस स्फीयर का, या फिर इधर ले लीजिए, जिस स्फीयर का हमारा ये मिरर एक पार्ट है, उसी स्फीयर के रेडियस को इस तरह या फिर इस तरह ले लीजिए, इस रेडियस को हम बोलेंगे कि रेडियस ऑफ स्फीयर। इसे डिनोट किया जाता है लेटर आर से। यू may note that the distance PC is equal to the radius of curvature। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो PC है, ये PC डिस्टेंस जो है ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये है हमारी सेंटर और ये है हमारी पोल। ये PC हो गया हमारा, PC जो है ये हो हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर रेडियस ऑफ उसी स्फीयर जिस स्फीयर का आपके मिरर एक पार्ट है। तो चलिए द लाइन इज कॉल्ड द, आइए देखते हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो यू मे नोट दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिर उसी लाइन को बोलेंगे जो कि पोल कहाँ पर होता है, हमारी मिरर के ऊपर होता है। मिरर के ऊपर हो गया हमारा पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों के बीच जो जाता है ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल, ये हमेशा 90 डिग्री में रहता है पोल के साथ। लेट अस कंसीडर एन इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स। चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी कर लेते हैं 10.2। आप मिरर को डायरेक्ट, आप सन को डायरेक्टली नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारी आईज को डैमेज करता है। तो फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कहा गया है जिस हिसाब से बस ऐसे ही कीजिए, पर आप सन को डायरेक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सावधानी आपको बरतनी है। होल्ड ए कनकेव मिरर, आप एक कनकेव मिरर लेके उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस को सन की ओर करके आप दिखाएंगे, जैसे कि उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो एक पेपर शीट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो हेल्ड क्लोज टू द मिरर, तो फिर मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ। ये जो शीट ऑफ पेपर है उसको आप थोड़ा आगे पीछे करेंगे और देखेंगे कि लास्ट में आपको एक ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट आ रहा है। आपने कनकेव मिरर लिया, सूरज की ओर दिखा है, उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ वो रिफ्लेक्टेड लाइट को आप एक शीट ऑफ पेपर में कैच करेंगे जब तक वो लाइट, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट ब्राइट शार्प स्पॉट ना हो जाए। अगर आप इसको थोड़ी देर से ही रखे रहेंगे 2 मिनट्स तक, तो फिर क्या होगा, आप शायद छोटे दिनों में ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे। सभी बच्चों को फोन है, इसी बात पर आप ले लेते हैं कुछ हमारी मैग्नीफाइंग ग्लास और कर लेते हैं।
तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये अब हम लिए हैं कनकेव मिरर, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम देखते हैं कि जब ये ब्राइट स्पॉट कुछ देर हम पकड़ लेते हैं, वो बर्न हो जाता है। इट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। इतना ज्यादा बर्न होता है कि जैसे वो पेपर को जला देता है, और जलेगा तो स्मोक आएगा। उसी से आपको पता चला कि इट में ऑल्सो कैच फायर, अरे आग भी लग जाता है। द लाइट फ्रॉम सन इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट। जो सन से लाइट आया वो कन्वर्ज होके, कन्वर्ज मतलब ये हो गया आपका कनकेव मिरर। जो सन से हमारा लाइट आया वो ऐसे रिफ्लेक्टेड होके, कन्वर्ज होके यहाँ पर बहुत कंसंट्रेटेड हो गया, और जो कि हमारे जला सकता है पेपर को। तो ऐसे ही होने वाला है, तो बी केयरफुल। द स्पॉट ऑन लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। और ये जो स्पॉट यहाँ पर आया, ये क्या है? एक्चुअली ये सन का जो है उसका इमेज है। तो द पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो ये सीट ऑफ पेपर, ये लाइन जो है ये हमारे सूरज के इमेज को रिप्रेजेंट करता है, उसी को पेपर में वो डाला है। द पॉइंट इज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट करता है वही होता है उसका फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का यही फोकस है। और ये डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट दैट इग्नाइट्स द पेपर। तो हीट किस वजह से, वो बर्न कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ हीट। हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ? ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट। कंसेंट्रेशन सनलाइट जो है वो कंसेंट्रेटेड होके इग्नाइट्स द पेपर को पूरा जला दिया। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द, और फोकल लेंथ कैसे कहते हैं? फोकस। इसी जहाँ पर फोकस होता है इसी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फिर फोकल लेंथ कैसे कहते हैं? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर। जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है वो मिरर से कितना दूरी में है, यही होता है हमारे फोकल लेंथ। तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? यहाँ। मिरर से कितना दूरी है? यहाँ। यही डिस्टेंस हो गया हमारा फोकल लेंथ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम। यही कहा गया है हमारे 10.2a में कहा गया है। चलिए वो भी देख लेते हैं कि हम क्लोजली देखें तो नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज फॉलोइंग ऑन ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर में हमारी पैरेलल रे ये सारे आ रहे हैं, हमारे ये सारे पैरेलल रे आ रहे हैं। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। तो फिर यहाँ से होके सारे एक जगह रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वर्ज करते हैं, और जहाँ पर वो कन्वर्ज करते हैं वो प्रिंसिपल फोकस है हमारी कनकेव मिरर का। ऐसे ही हमारे कन्वेक्स मिरर में अगर देखा जाए तो ये है हमारी कन्वेक्स मिरर। जब ये लाइट आता है, हमारी पैरेलल लाइट आता है, तो फिर ये रिफ्लेक्टेड होके ऐसे चला जाता है, और ये हमें लगता है कि ये सारे जैसे इसी पॉइंट से निकल कर जा रहे हैं, जैसे हमको प्रतीत होता है। एक्चुअली ऐसे होता नहीं, पर हमको ऐसे लगता है। तो फिर उसे कहते हैं, जहां से सारे लाइट आ रहे हैं जैसे लगता है, उसे कहते हैं फोकस। तो फिर लेट्स रीड इट इन डिटेल। द in a convex mirror, rays of parallel rays, how are the parallel rays to the principal axis reflected by a convex mirror? The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. The point is called the principal focus. यानी कि ये कन्वेक्स हुआ, ये जो प्रिंसिपल फोकस यही है जहां से सारे लाइट रिफ्लेक्टेड होके जा रहे जैसे प्रतीत हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और इसी डिस्टेंस को कहेंगे जहाँ पर ये फोकस और हमारी मिरर के बीच जो डिस्टेंस रहा उसे कहेंगे फोकल लेंथ, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से उसे सूचित किया जाता है। आइए देखते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय ए लार्ज स्फेरिकल, द लार्ज स्फेरिकल। तो फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये स्फेरिकल मिरर, ये एक लार्ज स्फीयर का एक पार्ट है। द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। जैसे कि इसी जगह पर है हमारी mn, ये हमारी मिरर हो गया,
तो ये मिरर की ये जो डायमीटर है इसे हम कहेंगे कि एपर्चर। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स द एपर्चर। mn देख लीजिए, ये हो गया हमारे, ये mn है ना, ये हो गया हमारा एपर्चर। क्लियर? तो फिर वो एपर्चर है, वो है डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है। द डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट्स द एपर्चर और वी शैल कंसिडर इन आवर डिस्कशन ओनली अबाउट सच। हम ये जो भी स्फेरिकल मिरर्स लिए हैं, कैसा स्फेरिकल मिरर है पता है, जिनका एपर्चर जो है यानी कि ये डिस्टेंस जो है, ये एपर्चर जो है ये बहुत स्मॉलर है, काफ़ी स्मॉल है इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। यानी कि एक बड़ा सा फुटबॉल जैसा मिरर का हमने इतना छोटा सा टुकड़ा ही सिर्फ लिया है, बड़ा पीस नहीं है इन कंपेरिजन टू, हमको बॉल की रेडियस के तुलना में इसका जो एपर्चर है बहुत ही छोटा पीस है। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? जरूर रिलेशन है, ये है R = 2f, यानी कि फोकल लेंथ जो है उसका डबल आ जाएगा हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर दिस इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है पोल जो कि है यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि है लगभग यहाँ, उसी के बीचों बीच आएगा हमारा F, फोकस। ओके, with this we complete the first part of the chapter. Thank you. With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel. Press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.